नमस्कार। गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3 में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज हिंदी विषय में मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी को लेकर जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न आएंगे, जिन पाठ से प्रश्न आएंगे उनके प्रश्नों उत्तर को और उनके वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनके हल करूंगा और आपको बेहतर कैसे अच्छे अंक आए उसके लिए मैं आपके साथ उपस्थित हूं। मैं कमलेश कुमार, रानीगंज हाई स्कूल, सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल, इमामगंज। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी में जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, इसका जो पाठ है वो है स्वदेशी। और स्वदेशी में ये जो रचना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है। तो बच्चों, हम लोग ये जान ले कि मैट्रिक में किस तरह से प्रश्न आएंगे और उसको हम कैसे हल करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको अधिक से अधिक नंबर लाना, आप अच्छे अंकों के साथ मैट्रिक में आप सफलता प्राप्त करें। इस उद्देश्य से ये गया गाइडेंस का एक प्रोग्राम है जो आपकी बेहतरी, आपके जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति हो इस परीक्षा के माध्यम से, इस हम लोग जो कार्यक्रम दे रहे हैं। तो जो स्वदेशी कविता है उसके कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और ये जो हैं हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। भारतेंदु जी, जिनका जन्म 1850 से 85 के बीच में उनका मृत्यु हुआ है, 1850 से 85, इन 35 सालों में भारतेंदु जी ने भारतीय हिंदी साहित्य को जितनी ऊंचाइयां दी है आधुनिक हिंदी की, एक नक्षत्र के रूप में है, पितामह के रूप में है। और उन्हीं के युग में, उन्हीं के परंपरा में ये हमारे कवि हैं जिनका नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इनका जन्म 1855 में है। अब प्रश्न आएंगे तो अब इसका उत्तर दे देंगे। इनका जन्म मिर्जापुर, जो उत्तर प्रदेश का एक जगह है, वहां इनका जन्म हुआ था 1855 में। और इनका निधन 1922 ईस्वी में हुआ है। 1922 ईस्वी में निधन हुआ है। ये साहित्यिक युग में अगर हम इनकी बात करें तो भारतेंदु को ये आदर्श मानते हैं। और इन्होंने अपनी जो भाषा लिखी है वो ब्रज भाषा और अवधी, मैंने एक बार बताया था पिछली कक्षाओं में कि जो मथुरा का आसपास का जो क्षेत्र है वो ब्रज भाषा के लिए है, और अयोध्या के जो आसपास का इलाका है वो अवधी भाषा का क्षेत्र माना जाता है। तो कुछ ऐसे कवि हुए हैं जो दोनों जगह की भाषाओं को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने लिखा है स्वीकार करके। तो ये इनकी जो है खड़ी हिंदी का, खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है, कलात्मक रूप से बहुत ही अच्छी। और ये इनकी विशेषता है, इन्होंने राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाने के लिए काम किया है। इस पाठ में हम लोग समझ पा रहे हैं कि उन्होंने स्वदेशी लिखा है। इसका मतलब हुआ कि अपने देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वस्तुएं हैं या रहन सहन है, उनको स्वीकार करने को, उनको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बात किया है। और इससे यह साबित होता है कि राष्ट्रीय चेतना की जागृति इनके अंदर बहुत थी उस युग में। और उन्होंने साम्राज्यवाद और सामंतवाद की जो है वो उस युग में जो अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ, उनका उन्होंने विरोध किया था। तो इनकी रचनाएं जो है, जो प्रश्न आएंगे, अभी मैं इसके बाद प्रश्न आपसे पूछूंगा, पहले इसकी जानकारी आप लो लें, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। तो रसिक समाज की स्थापना इन्होंने की थी और ये मिर्जापुर में 1874 ईस्वी में। उसके बाद है मासिक पत्रिका है जिसका संपादन किया था आनंद कदमनी। एक साप्ताहिक पत्र है उसका भी संपादन किया था उन्होंने, जिसका नाम है नागरी नीरद। तो इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं, आप देख पा रहे हैं। आनंद कदमनी मासिक पत्रिका, ये प्रश्न आपसे आएगा कि ये किस प्रकार की पत्रिका है, तो आपको बताना होगा कि मासिक पत्रिका है। मासिक मतलब एक माह पर निकलने वाली पत्रिका। अब साप्ताहिक है, ये मतलब सप्ताह में निकलने वाली पत्रिका, पत्र है ये। तो आपसे पूछेगा कि साप्ताहिक पत्र है या पत्रिका, इसको भी आपको ध्यान रखना है।
और ये साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। इन्होंने कोलकाता, जो अभी हम कहते हैं वो कलकत्ता अधिवेशन में हिंदी साहित्य का सभापति भी रहे हैं। इस बात का आपको याद रखना होगा। और बच्चों हम लोग चले आगे और देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो प्रेमघन सर्वस्व समग्र रचना संग्रह है इनकी, जिसने उन्होंने पूरी सर्वस्व मतलब सब कुछ प्रेमघन की वो उसमें रचना है इनकी। भरत सौभाग्य इनका प्रसिद्ध नाटक है। आपसे अगर प्रश्न आए कि भरत सौभाग्य क्या है तो बताएं कि नाटक है, बहुत अच्छी प्रसिद्ध नाटक है इनका। उसके बाद है प्रयाग रामागमन, यह क्या है तो यह भी प्रसिद्ध नाटक है, इन्हीं की रचना है। जीर्ण जनपद ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण उन्होंने किया है। यथार्थ का मतलब होता है जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, अनुभव करते हैं, बिल्कुल सामने उस चीजों को लिखना। तो ये प्रश्न भी आपके आ सकेंगे, इसको भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से इनकी रचनाएं हुई हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनकी कविता का सारांश समझते हैं। उसके बाद सारांश के बाद हम लोग फिर प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। अब देखिए यह कविता जो है प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का गुच्छा है। कुछ पार्ट लिया गया, वहां से समूह लिया गया है, जिसमें नव जागरण का स्वर मुखरित है। कवि को भारत में भारतीयता कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। लोगों की चाल चलन, रीति रिवाज, बुद्धि, विद्या सब परदेसी हो गया, सब विदेशी हो गया है, जिससे वो बहुत दुखी हैं, चिंतित हैं। ये प्रेमघन की आंतरिक तकलीफ है, दुख है, जो इस कविता में दिखता है। भाषा पे शर्म है, लोग आज हिंदी बोलने में लजाते हैं, अंग्रेजी भाषा, वाहन, वस्त्र, रहन सहन को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, प्राथमिकता देते हैं। ये इस कविता में दिखती है। नेताओं को उन्होंने कटाक्ष किया है इस कविता में, और वो बताते हैं कि कवि ने उन नेताओं पर कटाक्ष किया है जो अपनी धोती नहीं संभाल सकते हैं और वो देश को संभालने की बात करते हैं। वैसे लोगों पर उन्होंने कटाक्ष किया है इस कविता में। आप कविता पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आई होगी या समझेंगे। डफाली शब्द का भी प्रहार उन्होंने किया है, इसका मतलब समझेंगे। तो डफाली वो लोग होते हैं जो किसी को झूठी प्रशंसा करते हैं, उनकी खुशामद करते हैं। वैसे लोगों को जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों की झूठू खुशामद करते थे, वैसे पर उन्होंने वर्णन किया है, उसमें उस कविता में जिक्र किया है। तो हम लोग आगे बढ़े और देखते हैं अब आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि वो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, उसका हम हल करेंगे, कैसे करेंगे और उसको याद रखना है। आप मेरे साथ अगर बहुत अच्छा से मेहनत करेंगे तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे और आप अपने जिले, अपने राज्य में भी बेहतर कर पाएंगे। तो आप गया गाइडेंस के जो कार्यक्रम है उसको आप ध्यान से सुने, समझें और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप हमेशा रिवाइज करें, मेहनत करते रहें। तो चलिए हम पहला सेट जो बनाए हैं उसमें है स्वदेशी कविता के कवि कौन है। बिल्कुल आप जानते हैं, बिल्कुल सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रेमघन जी किस युग के प्रमुख कवि हैं तो आप जान सकते हैं, मैंने बताया था कि वे भारतेंदु युग के बहुत ही प्रमुख कवि हैं, उनको आदर्श मानते थे। उसके बाद प्रश्न है कि प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था। आपको पता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा, ये 1855 में हुआ था उनका जन्म। और हम उसके बाद फिर आगे चले कि प्रेमघन जी किसे अपना आदर्श मानते थे। अभी इसके ऊपर मैंने पढ़ाया था थोड़ी पहले, आपको पता होगा। तो सही क्या उत्तर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, बिल्कुल सही। अब आइए अगला प्रश्न है, मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किसने की। तो इसका उत्तर होगा प्रेमघन ने। अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कहां की, तो आप उत्तर देंगे मिर्जापुर में। मिर्जापुर कहां है, उत्तर प्रदेश, जहां इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से ये आपके 5 प्रश्न यहाँ पे हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं इन प्रश्नों के बाद। आइए हम दूसरे सेट में चलते हैं और ये प्रश्न को देखते हैं। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया। क्या उत्तर होगा,
गुड, प्रेमघन ने किया, मासिक पत्रिका का सही जवाब ने दिया है। और फिर अगला प्रश्न है, नागरी नीरद किस प्रकार का पत्र था? तो आपको मैंने बताया था कि एक मासिक एक साप्ताहिक, तो ये पत्र जो है वो साप्ताहिक था, वो पत्रिका है और ये पत्र है। आपको याद रखना है, आनंद कदमनी पत्रिका है जो मासिक पत्रिका थी, और ये समाचार पत्र है साप्ताहिक, यह जो है सप्ताह में निकलता है। प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमचंद की रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संकलित है। प्रेमघन सर्वस्व में इनका सब जितने भी रचनाएं हैं संग्रहित हैं। ये प्रश्न का उत्तर है। आगे है, भारत सौभाग्य प्रेमघन जी की प्रसिद्ध क्या है? तो ये नाटक है। आपको ये समझना है कि हमने इसके पहले मैंने आपको बताया था, तो ये नाटक है भारत सौभाग्य प्रेमघन की, ये नाटक प्रसिद्ध नाटक है प्रेमघन का। उसके बाद है, जीर्ण जनपद काव्य में किसका चित्रण है? बच्चों अभी मैंने आपसे कहा था कि ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है इस काव्य में, जिसका नाम है जीर्ण जनपद। समझ गए? बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सेट में हम देख पा रहे हैं क्या है, देखिए ये प्रश्न से भी आए हैं, जो कविता है उसके सारांश में से आया है, उसमें से ही आया है। कवि के अनुसार भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ती? तो बच्चों आपने पढ़ा था, सारांश में बताया था कि उसमें भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। अब भारतीयता कहीं नहीं दिखती है, इस कविता में उन्होंने दिखाया है, और आपको इसको याद रखना है। प्रश्नों का उत्तर, सवै विदेशी वस्तु नर गति रीति, खाली जगह है, उसके बाद लखात। अब इस रिक्त स्थान को आपको भरना है, तो इसका सही उत्तर होगा रीत। गति रति रीत लखात, ये इसका हो गया, तो आप इसको रीत भरेंगे। उसके बाद है, कवि ने डफाली किसे कहा है? तो आपको मैंने पीछे इसी में बताया था आपको कि जो लोग अंग्रेजों के खुशामद करते थे, उसकी चापलूसी करते थे, उसको उन्होंने डफाली कहा है। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा, ये सी उत्तर इसका है, बिल्कुल सही। अब आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये है, भारतीय लोग कौन सी भाषा बोलने में सकुचाते हैं? आपकी कविता में ये बात उन्होंने लिखी है, जिसका अर्थ था, तो वो उसका उत्तर होगा हिंदी। लोग हिंदी बोलने में सकुचाते हैं, शर्म करते हैं, और अंग्रेजी को बहुत शान के साथ बोलते हैं। उस समय की बात इन्होंने लिखी थी, इसका उत्तर भी वही होगा। आगे हम लोग चले। हाटन शब्द का अर्थ क्या है? तो हाट से बना हाटन, हाट हम लोग बाजार को कहते हैं, तो वही जो है अवधी भाषा में भी वो उसका ही हम लोग कहते हैं, बाजार को कहते हैं। इसका उत्तर होगा बाजार। अगर आपको ये प्रश्न आ जाए कि हाटन शब्द का क्या अर्थ होगा, तो आप बिल्कुल इसका उत्तर लिख सकेंगे बाजार। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिसको आपको उत्तर देना है। तो इन प्रश्नों के हल के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने ही शब्दों में अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छे अंक आते हैं। आप जो समझते हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट सही है, उस सारांश में अगर बातें लिखते हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए आप हम इसको समझ पाते हैं कि ये इस प्रश्न में है क्या। तो पहला प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि ने भारतीयता के प्रति अपनी चिंता किस प्रकार व्यक्त की है? किस प्रकार भारतीयता के संदर्भ में वो अपनी चिंता है वो व्यक्त की है? तो उसका उत्तर आप लिखेंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने स्वदेशी कविता में भारतीयता के लोप और स्वदेशी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। वे कहते हैं, भारत में अब कहीं भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। लोगों की चाल चलन, रीति रिवाज, विद्या बुद्धि सब अंग्रेजी यानी विदेशी हो गया है। इस तरह से उनकी ये चिंता है। ये प्रश्न अगर आपको आए तो उसका उत्तर इसी ढंग से आपको लिखना है। इसमें टू द पॉइंट। आप क्या करते हैं, कभी कभी प्रश्नों का
जो मांग होती है बोर्ड द्वारा प्रश्न तैयार किए जाते हैं उससे आप हट के लिखते हैं, तो जो जांचने वाले होते हैं उनसे थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आती है बात है कि आप क्या लिखे हैं। तो आप जब भी ये प्रश्न का उत्तर लिखें सटीक लिखें, सही लिखें। तो ये प्रश्न हो गया कि अगर वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि भारत के लोग ही उनकी चाल चलन रीति रिवाज विद्या बुद्धि सब विदेशी हो चुका है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न है, कवि ने नेताओं पर किस प्रकार कटाक्ष किया है। इस कविता में कवि ने उन नेताओं पर तीखा कटाक्ष किया है जो अपनी धोती नहीं संभाल सकते। कवि का तात्पर्य यह है कि जो लोग अपनी संस्कृति अपनी भाषा अपने वेशभूषा को हीन बनाकर विदेशी रीति रिवाजों को अपनाते हैं, उनके जो संस्कार हैं विदेशी संस्कार है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं, यही उनकी सबसे बड़ा खराब बातें हैं। अंग्रेजों के जो ऐसे नेता थे उस समय में उनके प्रति एक कटाक्ष है कि वो देश को नहीं संभाल सकते, जो अपनी धोती यानी अपनी संस्कृति को नहीं संभाल सकते, तो इसलिए उन्होंने ऐसा वर्णन किया था, ऐसी बातें लिखी है। तो आप इन प्रश्नों को सही से देख करके समझ करके और अगले जब आपके एग्जाम आया और इस तरह से प्रश्न आया तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। बोर्ड में जो प्रश्न हमेशा आता है डफाली को लेकर आता है कि आखिर डफाली शब्द है क्या, तो डफाली किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आप ये समझ पाएंगे कि जब भी इस कविता में आएंगे तो डफाली शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए है जो अंग्रेजी शासन और व्यवस्था की झूठी प्रशंसा करने वाले लोग हैं, उन्हें ही डफाली उन्होंने कहा है। वे लोग अपनी आत्मसम्मान को बेच देते हैं, देश प्रेम को त्याग देते हैं और विदेशी संस्कृति और शासकों की झूठी बड़ाई करके अपनी सत्ता उस समय या उनके खुशामद करके अपने सुख सुविधाएं भोगने के लिए ऐसे प्रयोग करते थे, उनके लिए उन्होंने डफाली कहा है। तो बच्चों ये डफाली शब्द आप याद रखिएगा, आते रहते हैं प्रश्न। आगे हम लोग चलें। अब हमने एक और सेट तैयार किया है जो आपको प्रश्न में आएंगे। तो इसमें है प्रश्न, कवि के अनुसार भारतीय बाजारों में किस देश का माल भरा पड़ा है। तो आप अभी पढ़े थे कविता का जो भाव था उसको आप समझे होंगे, उसमें बातें आई थी कि अंग्रेजों का उस समय प्रभाव था और हमारे देश में अंग्रेजों ने 200 से अधिक सालों तक राज किया था और उस दौरान वो विदेशों का जो माल यानी उनके जो वस्तुएं थे हमारे देश में आ गए थे, उन्हीं का विरोध नहीं किया है। तो अंग्रेजी या विदेशी माल भरा पड़ा है, इसका उत्तर होगा। आगे आइए हम लोग, दास वृत्ति का क्या अर्थ है। तो दास वृत्ति का अर्थ है गुलामी करना या चापलूसी करना। ये वृत्ति यह जो मानसिकता है या टेंडेंसी है जिसको हम लोग कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं गुलामी या चापलूसी करना, यह हो गया दास वृत्ति। आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रेमगंज जी साहित्य सम्मेलन में किस अधिवेशन के सभापति रहे हैं। तो मैंने इसमें बताया था आपको कि वो कलकत्ता, ये अब जो नाम कोलकाता हुआ वो पहले कलकत्ता था, तो कलकत्ता अधिवेशन में हिंदी जो साहित्य हुई सम्मेलन उसके सभापति थे वो। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न है कि स्वदेशी कविता का मुख्य स्वर क्या है। इस कविता में मुख्य बातें क्या उन्होंने कही है, क्या कहना चाहते हैं। तो असली बात है कि वो लोगों को जगा रहे हैं, नव जागरण कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप छोड़िए भगाइए जो अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, उनके प्रति जो है खुशामदी करते हैं, डफाली है और लोगों में नई चेतना भरना चाहते थे उस समय जब देश अंग्रेजों के हाथों में था। और उसके बाद ही 1857 की सिपाही विद्रोह हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे कवि कितने महान होंगे जो लोगों को राष्ट्रीय चेतना जगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका उत्तर आप समझ पा रहे हैं, ये नव जागरण और राष्ट्रीय चेतना। आगे हम लोग चलते हैं और ये है मनुज भारती देखी कौ सकत नहीं पहचान। इस पंक्ति में किस कविता, यह पंक्ति किस कविता की है। तो बिल्कुल सही है, वही कविता है स्वदेशी का। स्वदेशी हम लोग अगर प्रश्न आए तो लिख देंगे स्वदेशी। इस तरह से आते रहता है। आप कविता के जो कविता पूरी जो पद होते हैं उसको आपको याद रखना होगा, कहीं कहीं बीच से पूछ देता है तो आप इसको उत्तर याद रखेंगे तो आप उत्तर दे पाएंगे। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और प्रश्न है। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए।
बच्चों देखिए क्या होता है, कोई कोई ऐसा कहानी होते हैं, अब जैसे कहा जाएगा कोई कहानी का कि मछली कहानी का सार्थकता, या जो भी प्रश्न आते हैं पाठ होते हैं उसकी सार्थकता, क्या वह सही लिखा हुआ है? अगर एक कविता में स्वदेशी लिखा हुआ इनका पाठ तो क्या सही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, क्योंकि स्वदेशी पूर्णतः सार्थक है। कवि ने संपूर्ण कविता में भारत के लोगों को, समाज को और व्यवस्था पर विदेशीपन जो हावी है, विदेश का सामान जो आ रहे हैं, उसका उन्होंने विरोध किया है। उस पे उन्होंने बहुत सारे बातें कही है। इससे यह बात साबित होती है, वो चाहते हैं कि हमारे देश के लोग अपने ही देश का सामान वस्तु इस्तेमाल करें, अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपनी भाषा को इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। तो इसलिए यह वास्तव में राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाला चीज है, और ये बिल्कुल कविता का शीर्षक सही है। शीर्षक आप समझ पाते हैं, जो हेडलाइंस कहते हैं, जो ऊपर वाले जो होते हैं, तो ये शीर्षक का हमेशा प्रश्न ऐसे आते रहता है। जितने भी हिंदी में अगर कोई ऐसा पाठ है तो उसको जरूर आता है कि ये शीर्षक वास्तव में सही है, अगर है तो क्यों है। आगे चलते हैं हम लोग। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? ये प्रश्न बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें, अक्सर ये आते रहता है। और इसका उत्तर होगा, कवि को भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि देश के लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा, यहां तक कि सोचने का तरीका भी विदेशी हो गया है। बाजारों में अंग्रेजी माल भरा पड़ा है और वो लोग हिंदी बातें करने में, हिंदी में बोलने में लजाते हैं, सकुचाते हैं। इसीलिए उन्हें लगता है कि अब भारतीयता यहां नहीं रही। आगे प्रश्न है इसके बाद कि कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? तो प्रश्न देखिए, जब भी समाज में कोई कुछ घटना होती है तो उसका प्रतिरोध करने वाला बुद्धिजीवी वर्ग होता है, और उस बुद्धिजीवी वर्ग अगर सही नहीं सोचता है तो देश नकारात्मक दिशा में जाते हैं। आप पढ़ रहे हैं बच्चों, आप देश का भविष्य हैं, आपको सकारात्मक सोचना है, देश की उन्नति के लिए सोचना है। तो इसका उत्तर यह होगा कि कवि समाज के प्रबुद्ध और उच्च वर्ग, जो शिक्षित हैं, शासक वर्ग हैं, उनकी आलोचना करता है, क्योंकि वही जो है विदेशी विद्या को प्राप्त करते हैं, वही जो है उसकी बुद्धि को अपनाते हैं, वही कपड़े पहनते हैं विदेश का, वही उनकी गाड़ी, उनके वाहन है उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए वो आम जनता को और ढकेल रहे हैं गर्त की ओर, इसीलिए वो उसकी आलोचना करते हैं। अब हम इस कार्य में अब थोड़ी सी और बातें मैं बता दूं आपको कि सप्रसंग व्याख्या आता है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे और कितने नंबर का होता है, और कैसे हम व्याख्या और सप्रसंग व्याख्या में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का हल कर लें। नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करें। तो इसमें यह है कि कवि टिप्पणी करते हैं कि आज के नगर विदेशीपन से भरा पड़ा है, बाजारों में अंग्रेजी माल भरा है, भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी वस्तुओं पर निर्भर हो गया है, जिससे देश का धन बाहर जा रहा है, विदेशी उद्योगों का विनाश, भारत के जो उद्योग है उसको विनाश किया जा रहा है और विदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद प्रश्न है कि नेताओं के बारे में कवि का क्या राय है, कवि क्या कहना चाहते हैं? तो नेताओं के बारे में इनकी राय है कि ये लोग जिनसे अपनी धोती नहीं संभलती है वो देश को क्या संभालेंगे, अर्थव्यवस्था क्या संभालेंगे, उनके ऐसे देश प्रबंधन की योग्यता पर सवाल उठाते हैं। ये इस कविता में उन्होंने दिखाया है। उस समय यानी अंग्रेजों के समय भी हमारे कुछ ऐसे सामाजिक व्यवस्था थी जिस पर उन्होंने को बहुत दुख थी, बहुत चिंता थी, जिस पर उन्होंने वर्णन किया है। अब आइए, हमने तो डफाली आपको पढ़ा दिया है, अभी हम चलते हैं थोड़ा इसमें सप्रसंग व्याख्या की ओर। तो देखिए सप्रसंग व्याख्या में क्या होता है, अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, इसकी सप्रसंग व्याख्या करें तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित कविता स्वदेशी से ली गई है, और इस पंक्ति में कवि भारतीयों के संपूर्ण विदेशीकरण पर दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भारत में अब लोगों का वेश, चाल चलन, रहन सहन ऐसा हो गया है कि देखकर पहचानना मुश्किल हो गया है कि वे भारतीय हैं कि नहीं। इस तरह से आप इसकी व्याख्या और कर सकते हैं। जो जो बातें हैं, मूल प्रसंग कहां से ली गई है, क्यों ली गई है, कौन बोला है, सारी बातें आनी चाहिए,
ये होता है सप्रसंग व्याख्या। और दूसरा है अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। इसकी सप्रसंग व्याख्या करें तो इसमें है कि ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से रचित जो स्वदेशी कविता है जिसके कवि प्रेमघन है वहां से ली गई है। और इसमें कवि दुख व्यक्त करते हैं कि भारतीयों की रुचि यानी पसंद, उनके घर का माहौल और खान पान सब कुछ अंग्रेजियत हो गई है, विदेशी हो गई है। यह सब देश की संस्कृति और परंपरा के बिल्कुल उल्टा हो गया है, जिससे वो भारतीयता नष्ट हो रही है। इस व्याख्या में, इस पद में यही बात है, पंक्ति में ली गई है। तो इस तरह से आप, ये प्रश्न जरूर आता है, ये जो प्रसंग है वो कहीं ना कहीं इस तरह से आपको आएंगे। तो इन सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना है। और अब आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपके ये सब प्रश्न बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आप उत्तर दे पाएंगे। हम थोड़ी सी बहुत कम समय में आपको बता दें व्याकरण की कुछ बातें जो आपके जीवन में काम आएगा, परीक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग समझ पाते हैं। देखिए रुचि मूल शब्द है जिसका विशेषण होगा रुचिकर। देश जो है इसका मूल शब्द है जिसका विशेषण रूप हो जाएगा देशी या देशीय। उसके बाद हम लोग नगर की बात करें तो वो नागरिक हो जाएगा इसका विशेषण। या फिर हम लोग प्रबंध के कहते हैं तो प्रबंधकीय हो जाएगा। ख्याल का ख्याली होगा। यानी ये मूल शब्द से विशेषण बनाना है। अगर इस तरह से प्रश्न आपको आए कि शब्द इसका जो है मूल शब्द से विशेषण बनाइए या संज्ञा से विशेषण बनाइए, तो आपको ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दासता का हो जाएगा दास, प्रशंसा का हो जाएगा प्रशंसनीय, झूठ शब्द का हो जाएगा विशेषण झूठा। और अब हम लोग चलते हैं, लिंग निर्णय करते हैं। चाल चलन, ये पुल्लिंग शब्द है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। खाम ख्याली स्त्रीलिंग है, मन में खाम ख्याली पालना गलत है। खुशामद स्त्रीलिंग, झूठी खुशामद से बचना चाहिए। माल पुल्लिंग शब्द है, बाजार में विदेशी माल भरा पड़ा है। वस्तु विदेशी, स्वदेशी वस्तु अपनानी चाहिए, तो स्त्रीलिंग है ये। उसके बाद वाहन पुल्लिंग है, यह मेरा वाहन है। दास वृत्ति यह स्त्रीलिंग है और यह समाज के प्रति, दास वृत्ति समाज के लिए हानिकारक है। इस तरह से आप अपने जीवन में इसको प्रयोग करेंगे, परीक्षा में बहुत उपयोगी है आपके लिए। तो मैं आज आपको स्वदेशी पाठ के जो मूल चीजें थी उसको हमने यहां तक आपको बताया। और मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ से अगर आपको परीक्षा में आए तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, आप बेहतर ढंग से इसको समझ गए होंगे, आप रिवाइज करेंगे। और अगले पार्ट में हम लोग फिर मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।